गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग आज जो है करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है देखो, तुम लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में पहले भी, तो उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। होता क्या है, जब किसी एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल पे, जनरली एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जब किसी एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल पे जब कोई लाइट गिरता है, जब कोई लाइट गिरता है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं विद सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके सरफेस में से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का सरफेस के मेटल के सरफेस से बाहर जो है निकलना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बाहर निकल जाते हैं ना। जब ये बाहर निकलते हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई थी इस पूरे प्रोसेस में जो उस समय के वेव थ्योरी को डिवास्टेट कर रहा था, उसको खत्म कर रहा था। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के पास नहीं था। समझो, यहां पर क्या था, दिस कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, तो कुछ ऐसे इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस थे जो कि कंट्रेरी थे, ऑब्जर्वेशंस contrary to wave nature। इस समय तक जब तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब तक ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। लेकिन यहां पर ये उसके कंट्राडिक्टरी जा रहा था। क्या क्या कंट्राडिक्टरी जा रहा था? पहला कंट्राडिक्शन ये हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था और उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन और उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था। सो जो लाइट गिरा सब पे, ये जो लाइट है पूरा, ये लाइट पूरे पे गिरा। कुछ इसको मिलना चाहिए, कुछ इसको मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए इसको, तो निकलना तो सब निकलता, एक ही क्यों निकला? सारा एनर्जी इसको मिल गया, ये दोनों नहीं निकला। इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी पूरे वेव फ्रंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वेव फ्रंट की पूरी एनर्जी एक होके किसी को मिल जा रही थी। तो पहला और जो है था, some electrons comes out, others do not। ये प्रॉब्लम है। अगर वेव नेचर होता तो सबको मिलता, इक्वली मिलता, तो निकलना था, सब निकलता, नहीं तो कोई नहीं निकलता। बट यहां पर सब नहीं निकल रहा था, एक निकलता था, उसके अगल बगल वाला नहीं निकल पा रहा था, ये निकल जाता। पहली बात। दूसरी बात, जो निकल रहा है वो इंस्टेंटेनियसली निकल रहा है। समझो, व्हाट कम्स आउट, emission is almost instantaneous, emission of electrons is almost instantaneous, means less than equal to 10⁻⁸ सेकेंड लाइट गिरा और निकला। जबकि वेव नेचर अगर होता तो धीरे धीरे इसको एनर्जी मिलते जाता और एक सफिशिएंट टाइम के बाद जब उसको बहुत एनर्जी मिल जाता, ये जमा करता जाता, उसके बाद ये बाहर निकलता। और निकलता तो सब निकलता। जैसे मैंने कल बताया था प्लांट वाले केस में, सैपलिंग को अगर पानी दे रहे हैं, जब पानी मिलेगा सबको मिल जाएगा, बट किसी स्मॉल टाइम में सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, तो इंस्टेंटेनियस होता है। तीसरा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन सर्टेन वैल्यू है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कितना भी इंटेंसिटी गिरा दो, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन सर्टेन वैल्यू,
नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पीई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस even if intensity is increased, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, वेव और पार्टिकल में फर्क क्या है समझो। मुझे एक पेड़ उखाड़ना है, मुझे एक पेड़ को जमीन से उखाड़ना है, मैं गया, मैंने उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखड़ा, मेरा एक दोस्त आया, अब हम दोनों मिलकर उखाड़ रहे हैं, तब भी नहीं उखड़ा, फिर तीसरा आया, हम तीनों मिलकर उखाड़ रहे हैं, तब भी नहीं उखड़ा, चौथा आया, पांचवा आया, जब 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने मिलकर उसको उखाड़ दिया। इसको बोलते हैं वेव नेचर। वेव नेचर में एनर्जी एक जगह जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, और जब एनर्जी का टोटल वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू एक्सीड करता है, वो काम हो जाता है। वेव में उसका उल्टा होता है, सॉरी फोटोन में उसका उल्टा होता है। मैं जाऊंगा उखाड़ने की कोशिश करूंगा, मुझसे नहीं उखड़ा, मैं चला जाऊंगा, फिर दूसरा आएगा, अब वो उखाड़ने की कोशिश कर, उससे भी नहीं उखड़ा, वो भी चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा, वो भी उखाड़ने की कोशिश से भी। इसका मतलब है एक बार में एक ही पर्सन उखाड़ रहा होगा, उसको पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हम सारे क्राउड में जो सबसे ताकतवर है, अगर वो नहीं उखाड़ पाया उस पेड़ को, वो पेड़ नहीं उखड़ेगा, वो पेड़ नहीं उखड़ेगा। तो यहां पर क्या होता था, वेव नेचर अगर होता तो भले ही ये कमजोर होता, बट ग्रुप बना के ये उखाड़ देता, ये उसको निकाल देता। बट चूंकि ये फोटोन नेचर का है, इसलिए इससे नहीं निकला, तो ये कितना ही बड़ा क्राउड क्यों ना ले आए, क्योंकि वन फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फोटोन, इस फोटोन से नहीं निकला, ये चला जाएगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा। यानी कि जो सबसे एनर्जेटिक फोटोन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया, उसको इलेक्ट्रॉन को नहीं उखाड़ पाया, तो इलेक्ट्रॉन नहीं उखड़ेगा, चाहे नंबर ऑफ फोटोन कुछ भी हो। वेव नेचर में इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है और वो निकाल देता। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर वेव नेचर होता, जब नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाते तो क्राउड बढ़ता, 10 की जगह 20 लोग मिलकर उसको निकालता तो निकाल देता। इसका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना इस बात को प्रूव करता है ये वेव नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। तो वेव नेचर में आप एक बल्ब जलाए, एक रेड बल्ब जलाए, नहीं निकला, 2 रेड बल्ब जलाए, निकल जाएगा, अगर वेव नेचर होता तो। बट अगर फोटोन नेचर है, एक बल्ब जलाओ रेड बल्ब या 10 रेड बल्ब जलाओ, रेड बल्ब का अगर फोटोन इनकेपेबल है तो इनकेपेबल है, वो कितना भी क्राउड कर लो, उससे उसकी आप बाहर से इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, बट इलेक्ट्रॉन को जो एक एक करके युद्ध करेगा उसको नहीं निकाल पाएगा। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होने पे कितना भी फोटोन गिरा दो, फोटोन की संख्या बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, ये जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, हम फिर से बता रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब यहां हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 50 जूल का ताकत था, अगर मेरे पास 50 जूल का ताकत है टोटल, और मैं उसको उखाड़ने के लिए मुझे 30 जूल लग गया, तो मेरे पास कितना बचा, 20 जूल बचा। मैं 20 जूल लेके उस पेड़ को कंधे पे लूंगा, दौड़ जाऊंगा। मेरे पास 50 जूल था, मैंने उसको उखाड़ने में 30 जूल खर्च किया, उखाड़ने के 30 जूल चाहिए था, मैंने उसको 30 जूल खर्च कर दिया, मेरे पास कितना बचा 20 जूल, तो 20 जूल हो जाएगी मेरी कैटेगरी। लेकिन अगर 30 जूल उसको उखाड़ने के लिए चाहिए और मेरे पास 20 जूल ही है, मैं उसको उखाड़ ही नहीं पाऊंगा, तो दौड़ूंगा, जो उखाड़ ही नहीं पाऊंगा दौड़ूंगा। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटोन, लेकिन अगर वेव नेचर होता तो क्या होता, मेरी 20 जूल है, दूसरे की भी 20 है, निकालने के लिए चाहिए 30, 20 + 20 40, निकाल लिया, बचा 10, दोनों दौड़ गए। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाने से, समझो एक आदमी से नहीं उखड़ा, 2 से नहीं उखड़ा, 3 से उखड़ा, 10 लोग मिलकर उखाड़ेंगे तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाने से एनर्जी सबका सेम रखना है, अगर नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्री
जो सैपलिंग को उखाड़ा जा रहा है, ट्री प्लांट, अगर वो बढ़ जाती, इसका मतलब वो वेव थ्योरी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल की ताकत नहीं है, तुम कितना भी इसमें क्राउड दे दो, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्वांटम थ्योरी या फोटोन थ्योरी को सपोर्ट करता है। तीसरा, चौथा, इसमें ये पाया गया था कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, number of photoelectrons emitted increases with increase in number of photons and not with increase in frequency। यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ फोटोन, दो चीजें हैं, एक है कितना फोटोन निकला, एक है कितना इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दो चीजें। जब आप इंडिविजुअल की ताकत बढ़ा रहे हो तो इंडिविजुअल के पास ज्यादा एनर्जी है, तो इंडिविजुअल उसको उखाड़ रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। ज्यादा पेड़ उखड़ रहा है वो ठीक है, ज्यादा पेड़ उखड़ रहा है, लेकिन जो भी पेड़ उखड़ रहा है उसकी केमैक्स सेम है। क्योंकि अगर मेरी ताकत 30 जूल है और मुझे 20 जूल उखाड़ने में लग रही है, मेरे पास 10 जूल बच रहा है, तो सबके पास यही हो रहा है, सब एक एक करके पेड़ उखाड़ने जा रहा है, सबको 30 जूल ही मिला हुआ है, सबके पास एनर्जी 30 जूल ही है। हाँ, ये बात और है कि ज्यादा पेड़ उखड़ेगा मीन्स अगर 20 फोटोन गिराए 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर 40 फोटोन गिराएंगे तो 40 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी सैचुरेशन फोटो करंट, नंबर ऑफ फोटो करंट इमिटेड का मतलब क्या होता है, फोटो करंट जो होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन पे, न कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। समझ रहे हो? इसको तुम इस तरह से लो कि बहुत सारे पेड़ हैं, हर पेड़ को उखाड़ने के लिए 20 जूल का एनर्जी चाहिए। हमने लोगों को भेज दिया कि जाओ उखाड़ो, और पेड़ जब उखाड़ लो तो दौड़ पड़ना। तो जिसके पास 15 जूल की एनर्जी थी वो तो पेड़ ही नहीं उखाड़ पाएगा। जिसके पास 30 जूल थी, 20 जूल खर्च करेगा, 10 जूल बचेगा, दौड़ेगा। जिसके पास 40 जूल का था कैपेबिलिटी, वो 20 जूल खर्च करेगा, 20 जूल लेके दौड़ेगा। जिसके पास 50 जूल का कैपेबिलिटी था वो क्या करेगा, 20 जूल खर्च करेगा, 30 जूल लेके दौड़ेगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 50 वाले के। जिसके पास एनर्जी 50 जूल थी वो सबसे तेज भागेगा। अब सोचो अगर हम इसी को डबल कर दें, यानी कि नंबर ऑफ जो 50 जूल वाला सोर्स था उसको 3 गुना कर दें, 30 जूल वाले को भी 3 गुना कर दें, सबको 3 गुना कर दें, अभी भी जो मैक्सिमम एनर्जेटिक पर्सन है वो 50 जूल का ही है और खर्च होना 20 जूल ही है, तो मैक्सिमम काइनेटिक 30 जूल ही है। ये बात और है, पहले एक पर्सन दौड़ रहा था विद स्पीड ऑफ 30 जूल, अब 2 पर्सन या 5 पर्सन दौड़ेंगे विद स्पीड ऑफ 40 ऑफ दैट जूल। लेकिन नंबर ऑफ पेड़ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पेड़ जो उखड़ चुका वो बढ़ जाएगा, लेकिन हर पेड़ की, उस पूरे क्राउड में पेड़ की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही आएगी जो पहले। समझ रहे हो? सर हाँ, सर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी कि जो फोटोन आ रहा है उसके पास ही रहेगी, मतलब एज काइनेटिक एनर्जी जाएगी कि? बता रहा हूँ, उसका पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ। पहले ये समझ लो, ये 4 ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो कॉन्ट्रेरी जा रहे थे, इसलिए वहां पे फिर से वेव थ्योरी को मानना पड़ा। अगर वेव थ्योरी सही है, ये एक्सपेरिमेंट गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इफ वेव थ्योरी इज करेक्ट, इफ लाइट इज वेव, दिस एक्सपेरिमेंट इज इम्पॉसिबल, एंड इफ लाइट इज पार्टिकल, YDSC is impossible, and both are possible in front of you, so you have to think something out of the box, and that is de Broglie waves, dual nature। हम देखेंगे उसको क्या होता है। ये 4 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन था, मल्टीपल चॉइस में पूछता है, सिंगल चॉइस में नहीं, जो जिसके कारण उस समय का
जो वेव थ्योरी था उसकी ये अगेंस्ट जा रहा था। कौन कौन सा था? ये एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 2 में भी है। ठीक, अब जरा समझो इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे होता है। इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने इस बारे में बात की थी सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले इस बारे में कुछ डिस्कशन किया था या बात किया था इन हिज थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में उसने इसको यूज किया, लेकिन कोई किसी ने उसकी बात उतनी सीरियसली नहीं ली थी। बट उसी के थ्योरी को यूज करके जब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया तो उसको जो है तब लोगों ने मैक्स प्लैंक को सीरियसली लिया। और ये जो है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। ठीक है, आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन क्या था वो देखो। आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन ये था कि ये जो मेटल होता है, कोई भी मेटल ले लो, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहां वहां चलते रहते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहां वहां चलते रहते हैं। अब होता क्या है, जो फोटोन होता है वो जब आता है और इसमें जब घुसता है थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है, ये जिसके ऊपर भी गिरता है उसको ये क्या करता है, अपना पूरा एनर्जी दे देता है। यानी अगर ये लैम्डा है, ये से कोलाइड करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स फोटोन कंप्लीटली का मतलब कंप्लीटली 100% एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, कल ही बताए थे, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, बता रहे हैं क्यों है नेगेटिव, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 0 है। तो जब इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको एक एडिशनल एनर्जी मिल गई। क्यों इसने कर लिया एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं कर पाता, इसकी एनर्जी नहीं कर, इसकी एनर्जी नेगेटिव, इसलिए इसने कर लिया। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो अब ये मूव करना शुरू, दौड़ना शुरू करेगा। या एक काम करो, इसको एक काम करो, अभी बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे नेगेटिव होती है। इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया 100%, तो इसकी एनर्जी इसको गेन हो गई। कितनी हो गई गेन? h न्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन इस h न्यू के साथ मूव करना शुरू करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस h न्यू के साथ मूव करना शुरू करेगा। लेकिन जब ये भागेगा इसके रास्ते में कुछ एटम्स के लैटिस पॉइंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। इसके रास्ते में एटम के कुछ लैटिस पॉइंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इससे टकराएगा, जब ये इससे टकराएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, जब ये इससे टकराएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा। फिर ये यहां टकराएगा, यहां के बाद स्कैटर होगा, ये इससे टकराएगा, कुछ एनर्जी देगा इसको और कुछ मिलेगा इसको, ये फिर यहां जाएगा, फिर यहां टकराएगा, फिर यहां टकराएगा, और फाइनली टकराते टकराते एनर्जी लूज करते करते कुछ एनर्जी यहां लूज करेगा, कुछ यहां लूज करेगा, कुछ यहां लूज करेगा, और फाइनली ये पहुंच जाएगा सरफेस पे। जब ये सरफेस से निकलने की कोशिश करेगा, जो भी बचा हुआ एनर्जी इसके पास है, इसके पास जो भी एनर्जी बचा हुआ है आफ्टर कोलिजन, सो इसकी जो है एनर्जी यहां पर होगी h न्यू माइनस एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन। ये है ना, एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन्स। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां एक दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब ये यहां पहुंचेगा, इसके पास जो h न्यू माइनस लॉस्ट इन कोलिजन है, ये अगर इस दीवार को छड़कने के लिए सफिशिएंट है, यहां एक वॉल है जिसकी हाइट होती है वर्क फंक्शन 5। समझो, इसकी हाइट होती है वर्क फंक्शन, मतलब इस टाइप से होता है,
होता है इस टाइप से। ये क्या है, ये अगर कोई मेटल है, इस मेटल के अंदर यहां जो पोटेंशियल होता है, बाहर का पोटेंशियल कितना है 0, अंदर का पोटेंशियल कितना है -5, अंदर का पोटेंशियल कितना है -5 और बाहर का पोटेंशियल क्या है 0। इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इसको एक फोटोन मिला, इसको एक फोटोन मिला, एनर्जी इसने गेन कर लिया h। अब ये अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, कुछ यहां लूज किया, फिर टकराया, यहां लूज किया, फिर टकराया, यहां लूज किया, यहां जब पहुंचा, ये इससे टकराया, कुछ लूज किया, इससे टकराया, कुछ नहीं, इससे टकराया, कुछ नहीं। जब ये यहां पहुंचा तो इसके पास hν में से काफी एनर्जी खर्च हो चुकी थी। इसके पास जो hν मिला था, यहां से hν से ये दौड़ना शुरू किया, तो यहां हो गया hν माइनस डेल्टा E1 इस कोलिजन के बाद। इसके बाद फिर क्या हो गया, hν माइनस डेल्टा E1 माइनस डेल्टा E2। पहले कोलिजन में लूज किया डेल्टा E1, दूसरे में लूज किया डेल्टा E2। अब इसके पास, दीवार के पास जब पहुंच गया, अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अब इसको यहां से यहां जंप करना है, तो जरूरी है कि इसके पास अभी जो काइनेटिक जो एनर्जी है वो इस वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अगर यहां ये पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद इसकी एनर्जी घटते घटते अगर ये वैल्यू, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकलने टाइम होगी वो क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी hν इसको मिला था, एक कोलिजन किया, इसने डेल्टा E1 लूज किया, दूसरा कोलिजन किया, इसने डेल्टा E2 जो है लूज किया। पहले कोलिजन में डेल्टा E1, दूसरे में डेल्टा E2, मान लो 2 ही कोलिजन किया, दीवार के पास पहुंच गया। अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है, अगर ये वैल्यू आफ्टर 2 कोलिजन, सपोज आफ्टर 2 कोलिजन it reaches the surface, it reaches the surface, ये सरफेस तक पहुंच गया, 2 कोलिजन बाद ये सरफेस तक पहुंच गया, पहला कोलिजन इतना लूज किया, दूसरे में, अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है, then it comes out, then it comes out, आएगा ना। यस सर। और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उस केस में, इसकी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी होगी hν माइनस डेल्टा E1 माइनस डेल्टा E2, और इसको निकलने में जो खर्च हुआ -5 होगा ना, समझ रहे हो। hν मिला, डेल्टा E1 फर्स्ट कोलिजन में यूज किया, डेल्टा E2 सेकंड कोलिजन में यूज किया, इसका यूज कराएंगे, बता देते हैं। और यहाँ इसको खर्च करना ही पड़ेगा, 5 तो सबके लिए कॉमन, खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ जिस काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो बचेगी hν minus delta E1 due to collision, delta E2 due to collision, and 5 work function required to escape at the surface. Surface पार करने के लास्ट स्टेज में यहाँ खर्च होगा, ये होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। अगर hν minus delta E1 minus delta E2 हो जाए लेस देन 5, यहां पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी दीवार के को पार करने के एनर्जी से कम है, ये एस्केप ही नहीं करेगा, इट वुड नॉट कम आउट, इट वुड नॉट कम आउट। सही है, ठीक है। यस सर। अब ये समझ लो, ये श्योर है, ये श्योर है, ये लक है, एनर्जी ये नहीं पता। 100% गारंटेड है, ये मिलेगा 100% गारंटेड है, ये खर्च होगा 100% गारंटेड है। बट कौन कितना कोलिजन करेगा, 1 करेगा कि 2 करेगा कि 3 करेगा कि 4 करेगा कि 5 करेगा सरफेस तक पहुंचने से पहले, या कौन किस कोलिजन में कितना एनर्जी लूज करेगा, ये रैंडम फंक्शन है, वहां कुछ भी हो सकता है, अंदर में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये और ये लक फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये और ये लक फैक्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में हम जो कह सकते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा उसी की बात करेंगे, जो रह गया उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से बाहर आएंगे,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लाइज बिटवीन टू लिमिट्स, 0 से लेकर के h-5 होगा ना। होगा ना। ये सबसे Yes, लकी sir. इलेक्ट्रॉन, ये सबसे लकी इलेक्ट्रॉन है, बचते बचाते निकल गया, बचते कोई बचाते से नहीं निकल टकराया। किसी से टकराया नहीं, ये सबसे लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये या इसके नीचे वाला वो पूरा इलेक्ट्रॉन था, वो तो इसके नीचे तक निकल ही नहीं पाया, तो ये होगा। ये रैंडम फंक्शन होता है, ये फिक्स्ड होता है, दिस इज फिक्स्ड। एग्रीड? मैकेनिज्म समझ रहे हो ना? मैकेनिज्म समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक। तो उसमें पूछूंगा कितने कोलिजन बाद वो नहीं निकल सकता, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको लाइट मिल गया, वर्क फंक्शन इतना, हर कोलिजन पर 10% लूज कर रहा है, बताओ कितने कोलिजन बाद वो नहीं निकल पाएगा, या कितने कोलिजन तक वो निकल पाएगा। ये सब बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो समझो ये तुम्हारा है। अब एक बात यहां और समझ लो, अगर एक पर्टिकुलर फोटोन अगर h म्यू ग्रेटर देन 5 है, एक पर्टिकुलर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, तो वो फोटोन, उस फोटोन को जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो हो सकता है निकल पाए, हो सकता है ना निकल पाए। दिस इफ h nu is greater than 5, this electron may or may not come out। सही है। अगर h nu ग्रेटर देन 5 का मतलब गारंटी नहीं कि निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, बट वो कितना कोलिजन करेगा, तो इसमें लूज भी तो होगा ना। लेकिन अगर h nu लेस देन 5 है, जिस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया वो गारंटेड नहीं निकलेगा। सही है ना? सही है। सही है। आवाज Yes, क्या? sir. ठीक है। अगर h nu लेस देन 5 है, दिस मस्ट नॉट कम आउट, दिस मस्ट नॉट कम आउट, ये नहीं निकल सकता, मतलब नहीं निकल सकता। पहले ही एनर्जी इसका कम है, एक भी कोलिजन नहीं करेगा तब भी नहीं निकल पाएगा। ये अगर पूरा कोलिजन बचा लेगा तब भी नहीं निकल पाएगा, बट ये निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, इसको याद रखना पहली बात। ठीक, ये इसका मैकेनिज्म होता है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। 5 को बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, the minimum amount of energy required to take an electron from just inside to just outside। इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के लैटिस में अपने इंटरनल फोर्सेस से बाउंडेड होता है, उसको सरफेस के अंदर से बाहर लाने के लिए, बिना किसी कोलिजन के अंदर से बाहर लाने के लिए, यहां से जस्ट अंदर से जस्ट ऊपर लाने के लिए, बाहर लाने के लिए, ये बाहर है, ये आउटसाइड है, और ये इनसाइड, और ये एकदम थिन है, एकदम लेयर होता है 1 माइक्रो नैनोमीटर का लेयर होता है, उसके जस्ट अंदर और जस्ट बाहर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अंदर में पोटेंशियल होता है -5, बाहर में होता है 0। तो -5 से 0 लाने की जो उसको एनर्जी देना पड़ेगा मिनिमम, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, ओके। अब देखो, अब हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं। तो आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था, तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि k max is equal to h nu minus 5, that is hc by lambda minus 5। सही है ना? एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी h nu है, और उसका खर्च, एक खर्च तो निश्चित है, बाकी खर्च लग डिपेंडेंट है, 5 है। तो k की वैल्यू हम कुछ भी गारंटी से वो नहीं कह सकते हैं, बट k का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा ना। यहां पे आप ये देख सकते हैं, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरह से, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल इट फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसके कारण निकलते उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस देयर काइनेटिक एनर्जी।
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस देयर काइनेटिक एनर्जी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कैसा? यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक बहुत कम है, जीरो है, वो भी बहुत कम होते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी किसके है, के मैक्स के इक्वल है, वो भी बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ एक्चुअली अगर एक क्राउड गिर रहा है और अगर एक 1 मिलियन अगर फोटोन गिर रहा है, तो जो नंबर ऑफ, जो परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है विद जीरो काइनेटिक वो भी बहुत कम होता है, और जो परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है विद मैक्सिमम काइनेटिक वो भी बहुत कम होता है। बीच में कोई ऐसा काइनेटिक एनर्जी होता है जो सबसे ज्यादा, बीच में कुछ उस टाइप का होता है काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, उसको यहाँ पे उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो ना? उसको इस तरह से Yes, sir. एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और 3 टाइप की स्पीड होती है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को रैंडमली ले लो, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो जिसका संख्या सबसे ज्यादा है ना? यस सर। एक क्लासरूम में हर बच्चे को अलग अलग मार्क्स आया है, बट एक पर्टिकुलर मार्क्स सबसे ज्यादा बच्चे का है। किसी बच्चे को पिकअप कर लो और पूछो इसका मार्क्स कितना है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ने प्रोसेस किया है वही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स भी है, उसको बोलेंगे मैक्सिमम एवरेज क्या होगा फिर? किसकी? मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो उसके लिए तुमको ये निकालना पड़ेगा, एरिया निकाल लो। एवरेज ऑफ एनीथिंग क्या होता है पता है? एवरेज ऑफ एनी फंक्शन होता है, सम एवरेज ऑफ ऑफ फंक्शन होता है इंटीग्रल ऑफ एफ बाय इंटीग्रल dt। यस सर। dn। इंटीग्रल ऑफ एफ dn का मतलब है, एफ dn का मतलब है ये एरिया इसका, एंड डिवाइडेड बाय dn का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। खैर वो पूछेगा ना, अगर ग्राफ में देगा तो हम देखेंगे, वो हम एक बार जब वो करेंगे थर्मोडायनामिक्स समझ। चलिए ये सब नहीं पूछता है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है वो समझो, इसको इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मैं एक इलस्ट्रेशन लूंगा समझाने के लिए, देखो हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें क्या होता है समझो, हम एक इवैक्यूएटेड एक ग्लास चैम्बर ले रहे हैं, हम एक वैक्यूम किया हुआ एक ग्लास चैम्बर ले रहे हैं, जिसके अंदर ये इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, और यहां हमने एक मेटल डाल दिया है जिसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है, और यहां से लाइट गिरा रहे हैं। और यहां उसके ऊपर लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है? हम यहां से ऊपर लाइट गिरा रहे हैं। ये एक यहां इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा, और ये फोटॉन्स गिर रहे हैं, इसके ऊपर। हम एग्जांपल के लिए, हालांकि ये प्रोपोर्शनैलिटी पे चलेगा, पहले बताया था, यहां हम एक ले रहे हैं और मेटल ले रहे हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एमीटर। इसको बोलेंगे एमीटर, इसको बोलेंगे कलेक्टर, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं एक मेटल वायर के साथ। हम यहां से यहां तक इसको ज्वाइन कर देते हैं एक मेटल वायर के साथ।
हम ये कह रहे हैं इसकी जो ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन फाई जो है, इसका वर्क फंक्शन फाई जो है वो लेस देन है एच न्यू। सो एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई, या एच सी बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन फाई, यानी ये सफिशिएंट है, ये निकाल सकता है। दूसरा हम ये मान चलते हैं लेट इट इज 100% एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, ईच फोटोन सक्सेसफुली टेक्स आउट 1 इलेक्ट्रॉन, हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में सक्सेसफुल हो रहा है। वैसे हम दे देते हैं कि मान लो 1% है, इसका एफिशिएंसी जो है 1%, इसका मतलब क्या है 100 में से एक फोटोन सक्सेसफुली निकाल रहा है, 99 फोटोन वाला इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है। अगर हम इसका देते हैं एफिशिएंसी 1% है, इसका मतलब है कि 100 फोटोन जो गिरा, 100 इलेक्ट्रॉन को मिला, उस 100 में से 99 इलेक्ट्रॉन अंदर में टकरा के रुक गया, एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। और अभी मान लेते हैं, जो हमको सब कुछ प्रोपोर्शनैलिटी में, हमको चीजों को समझना है, तो क्या होगा, और हम यहां कह रहे हैं लेट एन क्या है, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। मान लो n है नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दिस मेटल प्लेट। ठीक, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग 1000। हालांकि 1000 बहुत कम है बट प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस टेक दिस वैल्यू एज 1000। मान लेते हैं कि 1000 फोटॉन्स पर सेकंड इसके ऊपर फॉल कर रहे थे, मान लेते हैं 1000 फोटोन पर सेकंड इसके ऊपर फॉल कर रहे थे, ठीक है। और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर सेकंड, 1000। 1000। तो 1000 फोटोन निकलेगा, चूंकि ये चैनल है, निकलेगा तो दाएं बाएं सब, बट चूंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है, इसको चलना होगा इसी में। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से परेड करते हुए यहां पहुंचेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकलेंगे ये परेड करते हुए यहां पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा और यहां तक पहुंचते जाएगा, बिकॉज इट इज गाइडेड सिस्टम, ये कंस्ट्रेंट है, इसको इसी रास्ते पे चलना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में परेड करने लगेंगे। ठीक है, तो यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे थे यहां से, बट होगा क्या, समझो होगा क्या। देयरफॉर हम कह सकते हैं हियर 1000 photons are emitted per second। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसी काइनेटिक कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1000 जीरो से के मैक्स भी जो कुछ कुछ होगी। तो होता क्या है, जो थोड़ा लेस काइनेटिक का होता है वो यहां से चलना तो शुरू करता है, दौड़ तो लगाना शुरू करता है, बट ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा स्पेस दिख रहा है यहां से यहां तक का, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इस पूरे स्पेस में जो नेगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। ये पूरा का पूरा स्पेस जो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ना शुरू करता है तो ये स्पेस चार्ज को रिपेल करता है। ये स्पेस चार्ज क्या करता है, इसको रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करता है, समझो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दौड़ लगाना शुरू किया, बट इसको रिपेल कर रहा है, ये कुछ दूर जाएगा और फिर लौट के इसी के अंदर वापस चला जाएगा। ड्यू टू स्पेस चार्ज an electron whose kinetic energy is not sufficient is repelled back। वो निकलता है, कुछ दूर जाता है और फिर वापस आके यहां रेस्ट पे होता है, फिर वापस आके इसी में घुस जाता है। उसी तरह से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा थी, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा थी, और ये भी सफिशिएंट नहीं था, ये यहां तक जाएगा, लौट के वापस आएगा, और जो वापस आएगा तो क्या करेगा, उस मेटल के अंदर, उस मेटल के अंदर चला जाएगा, फिर से वापस मेटल के भीतर चला जाता है। याद रखना, जो यहां से आएगा वो वापस मेटल के भीतर चला जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी एक
सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगी, वो इस रिपल्सन के बावजूद भी पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, वो इस रिपल्सन में स्लो तो होंगे, इस रिपल्सन वजह से उनकी स्पीड तो घटेगी, काइनेटिक घटेगी, बट घटते घटते जीरो होने से पहले यहां तक पहुंच जाएगा, और उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करेगा, यहां से लेके यहां तक। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से यहां एक करंट फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं फोटो करंट। इसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। अगर हमारे पास यहाँ पर एक बहुत सेंसिटिव माइक्रोमीटर लगा हुआ है, माइक्रो एमीटर, वो हमको बताएगा यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, बोलेगा ना? Yes, sir. तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, यानी कि तुमको बहुत कम करंट मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम अब यहाँ पर एक वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ एक बैटरी लगा है। कौन सी बैटरी? यहाँ हम यहाँ एक बैटरी लगा रहे हैं, हम यहाँ V वोल्ट का एक बैटरी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? V वोल्ट का एक सेल लगा रहे हैं, जिसकी पोटेंशियल वेरिएबल है, जिसकी वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। ये सेल यहाँ लगा रहे हैं, हम इसको बोलते हैं, ये है सेल, ठीक। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो क्या बोलते हैं हम लोग? अप्लाइड वोल्टेज। जब अप्लाइड वोल्टेज जीरो था, समझो, यहां हम ले रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज, यहां हम ले रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज V, यहां पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहां पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और यहां पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग पर सेकेंड। ठीक है। जब ये 0 वोल्ट था, 1000 में से 400 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा था, 1000 एमिट हो रहा था, 400 पहुंच रहा था, 600 इलेक्ट्रॉन निकल तो गया सरफेस से, बट वहां तक नहीं पहुंच पाया, लौट गया, ड्यू टू स्पेस चार्ज, ड्यू टू रिपल्सन फ्रॉम स्पेस चार्ज। अब तुम इस वोल्टेज को कर दो 1 वोल्ट, तो जब तुम इस वोल्टेज को पॉजिटिव वोल्ट दोगे, तुम क्या करोगे? हेल्प करोगे ना। जब तुम इस वोल्टेज को, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, जब इसको एक 1 वोल्ट का वोल्ट दोगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव वोल्ट पे, तो ये क्या करेगा? उसको एक पुल देगा, अट्रैक्शन देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां तक से लौट जा रहा था वो पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? गेटिंग? यस सर। इसको मैंने कर दिया 1 वोल्ट, या इसको मैंने कर दिया मान लो 2 वोल्ट, तो 1000 में से मैंने देखा कि 700 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, यानी कि करंट बढ़ गया, यानी करंट बढ़ गया। अब देखो, जब मैंने इसको 2 वोल्ट दिया, जब मैंने इसको 2 वोल्ट दिया, 2 ही डाल देता हूं, वोल्ट तो है ही, 2 वोल्ट दिया तो और एक्स्ट्रा 300 जो पहले लौट जाते थे, नजदीक आ गए, उनको इसने खींच लिया। अब मैंने इसको कर दिया 4 वोल्ट, तो 1000 में से मैंने देखा 950 पहुंच रहे थे, मैंने इसको कर दिया 5 वोल्ट, देखा 1000 के 1000 पहुंच गए। अब मैं इसको कर रहा हूं 6 वोल्ट, तो क्या होगा? कितना पहुंचेगा? 1000. 1000 ही पहुंचेगा। इसको कर दो 8 वोल्ट, 1000 ही पहुंचेगा, पहुंचेगा ना? Yes, sir. यानी कि शुरू में फोटो करंट बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू जाके वो एक Constant हो जाए। इसको बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, सैचुरेशन फोटो करंट। जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उस रेट से ज्यादा से तुम कलेक्ट नहीं कर सकते, कलेक्ट कर लोगे तो वेट करना पड़ेगा। कष्ट मुश्किल बता रहा हूं, अगर पूरी बन रही घर में, मुझे पूरी खाए बहुत दिन हो गया है, तब जो भी है, अगर पूरी बन रही किसी भोज में, और तुम उस जिस रेट से पूरी बन रही उससे ज्यादा रेट से खाओगे ना,
तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज रेट मैक्सिमम हो सकता है पूरी का। तुम पूरी के कम रेट से खाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी के ज्यादा रेट से खाओगे तुमको वेट करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक पढ़ने वाली बात, इससे ज्यादा रेट से ये नहीं करते। इसका मतलब जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, किसका ग्राफ, फोटो करंट, I फोटो करंट इसको बोलते हैं आई, वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज वी, अप्लाइड वोल्टेज वी। जब तुमने वोल्टेज 0 दिया था, ये वैल्यू, तो 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पर सेकेंड, यही करंट था ना। करंट 0 नहीं था, जब वोल्टेज 0 था करंट 0 नहीं था, करंट था corresponding to 400 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकेंड। जैसे तुमने इसको वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, ये बढ़ना शुरू होगा। तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, और फाइनली यहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सैचुरेशन वैल्यू अटेन कर लेगा। इसके बाद तुम वोल्टेज कुछ भी कर लो, ये वही रहेगा। एग्रीड ना? yes sir. अब ये बताओ, ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटोन पे, 1000 पे, या एच म्यू पे? और म्यू को डबल कर दें और इसको डबल कर दें, और म्यू को डबल कर दें, इसको डबल कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा? किस पे करेगा बताओ? 1000 पे डिपेंड कर, 1000 को 2 कर दे तब ये बढ़ेगा, कि इसको डबल कर दे तब ये बढ़ेगा? म्यू को बड़ा कर दे तब, म्यू को बढ़ा दे तब बढ़ेगा। गलत, गलत। चलो बताता हूं। चलो ये होता है, ये जो सैचुरेशन फोटो करंट होता है, आई सैचुरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एन के होता है, याद रखना। इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, ये बताऊंगा, ठीक है? इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। अब चलो यहां तक तो ठीक, ये ग्राफ तो समझ गए। अब हम चाहते हैं इसको रिवर्स करना। अब इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो क्या होगा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो क्या होगा? मान लो हम इस पोटेंशियल को कर देते हैं -2 वोल्ट, अगर इसको -2 कर दें, पहले से स्पेस चार्ज को रिपेल कर रहा था, तुमने फिर इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तुम इसको और रिपेल कर रहे हो ना? अगर मैं इसका पोलैरिटी बदल दूं, इस साइड कर दूं नेगेटिव, इस साइड कर दूं पॉजिटिव, एक तो स्पेस चार्ज का रिपल्सन पहले से था, ऊपर तुम भी इसको रिपेल कर रहे हो, तो क्या होगा, इसकी स्पीड और घटेगी। कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहा है वो भी नहीं पहुंचेगा, ये घट जाएगा ना। तो हो सकता है ये कितना हो जाए, 100 हो जाए। जो 400 पहुंच रहा था, 0 वोल्ट के केस में 400 पहुंचे, उसमें से भी 300 तो ने पीछे भेज दिया। मैं इसको कर दूं -4 वोल्ट, तो मैं देख रहा हूं कोई नहीं पहुंच पा रहा है। मैं इसको -4 कर दूं तो कोई नहीं पहुंच पा रहा है। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसको देने से हम इस बात को इंश्योर कर सकें, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसको देके हम ये इंश्योर कर सकें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट नेगेटिव पोटेंशियल, समझो अगर तुम अप्लाइड वोल्टेज को नेगेटिव में लेके जाओ, ये घटेगा और फाइनली यहां पर आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना? अगर वोल्टेज नेगेटिव दोगे तो करंट 0 वोल्ट में जो करंट था उससे भी करंट क्या होगा, कम होगा, और यहां आके 0 हो जाएगा। और हमसे ये पूछा गया है, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं V0। V0 को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? दैट मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज which when applied ensures that
नो इलेक्ट्रॉन रीचेस। अब अगर आप चाहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन रीच ना करे, आप चाहते हैं यहां से निकलने कोई इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, आप चाहते हैं यहां से निकलने वाला एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, तो क्या करना होगा? जो सबसे हाईली काइनेटिक, जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दो, सब रुक जाएगा। जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है अगर वो नहीं पहुंच पाया, बाकी कोई नहीं पहुंच पाएगा। एग्रीड? Yes, sir. तो हम कहते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन है वो जब माइनस वी पोटेंशियल को क्रॉस करेगा तो उसकी काइनेटिक घट जाती है ई वी नॉट। ये होती है ना, ये काइनेटिक एनर्जी इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? के मैक्स। समझ रहे हो? सब तुम लोग केमिस्ट्री में किया हुआ रहता है, तब भी तुम लोग पढ़ाना पड़ता है, इसको तो बहुत तेजी में खींचना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली इक्वल टू के मैक्स होता है, याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली इक्वल टू के मैक्स होता है। जितना ज्यादा, अगर मान लो सबसे फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -6 वोल्ट देना पड़ेगा ताकि वो ना पहुंच पाए, और वो नहीं पहुंच पाया तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। जो सबसे तेज दौड़ रहा था वो नहीं पहुंच पाया तो बाकी स्लो तो नहीं पहुंच पाएगा। तो गारंटी अगर करना है तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल टू एंश्योर that no electron reaches collector। तो ई वी नॉट होता है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड यूज किया है तो वो सिर्फ बता रहा है मैग्नीट्यूड, पर अगर पोटेंशियल वर्ड यूज किया है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अगर पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है तो 6 वोल्ट, और पूछा पोटेंशियल कितना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में बाय डिफॉल्ट नेगेटिव इंक्लूडेड होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में लेते हैं मैग्नीट्यूड, और अगर पोटेंशियल पूछा है तो -6 वोल्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? सर अब इस 1000 को तुम जो करना है कर लो, n नंबर कर लो, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बताओ। सर जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, बता रहा हूँ मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ कोई डाउट? नो सर। ये बताओ, एक फोटोन गिर रहा है पर सेकेंड, किसी केस में वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला केस में 10 फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल कर रहा है और सबकी एनर्जी hν या hc बाय लैम्डा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस में 1 फोटोन पर सेकेंड फॉल कर रहा है और इसकी hc बाय लैम्डा, इसकी hc बाय लैम्डा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और तीसरे केस में 10 फोटॉन्स पर सेकेंड ही गिर रहे हैं, बट इसकी hc बाय लैम्डा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 3 केस है। वर्क फंक्शन मेटल का सेम है, सेम मेटल के ऊपर 3 लाइट गिरा गया 1 बाय 1, सेम मेटल के ऊपर 3 बार अलग अलग लाइट। एक केस में 10 फोटोन पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं, हर फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस 1 फोटोन इतना और इतना। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस केस में है? 200 या पावर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। इसको एक काम करो 15 ले लो। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर है। Yes, sir. यस सर। उसके बाद यहाँ उसके लिए हाँ सर। ठीक। ये बताओ, ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है हर सेकंड? एक एक ही ना, एक। भले इसकी एनर्जी ज्यादा है तो है तो एक ही ना फोटोन। यस सर। मैं आऊंगा, मैं बहुत ताकत है, मैं एक पेड़ उखाड़ूंगा फिर 2
मैं 10 पेड़ नहीं उखाड़ूंगा ना, Yes, sir. मैं एक ही पेड़ उखाड़ सकता हूँ। यानी ये 1 सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये 10 Yes. इलेक्ट्रॉन। तो भले यहाँ इंटेंसिटी एज ए होल समझो, इंटेंसिटी होता है दिस इनटू दिस, पावर जो है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड इनटू दिस, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, यानी पावर, पावर यहाँ पर कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, यहाँ कितना है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, यहाँ कितना है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, उससे कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अगर तुम जानना चाहते हो सैचुरेशन फोटो करंट तो ये देखोगे, और अगर तुम जानना चाहते हो स्टॉइंग पोटेंशियल के मैक्स तो ये देखोगे। समझो इसको, यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालेगा, यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ही निकाल सकता है, ताकतवर है, ताकतवर है, लेकिन है तो सिंगल ना, निकालेगा एक ही इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालेगा, यानी यहां और यहां सैचुरेशन फोटो करंट सेम होगा और यहां पर कम होगा। समझ रहे हो ना? यस सर, समझ रहे हैं? यस सर। दूसरा, तो सैचुरेशन फोटो करंट इस पे डिपेंड करता है कि कितने फोटोन गिर रहे हैं, सैचुरेशन फोटो करंट इस पे डिपेंड करता है कितने फोटोन। अच्छा, यहाँ के मैक्स कितना होगा बताओ? भले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बट इन 10 में सबसे मैक्सिमम का के क्या पॉसिबल है? दिस माइनस दिस, है ना? यहाँ क्या Yes, होगा? sir. दिस माइनस दिस, 196 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ क्या होगा? दिस माइनस दिस, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो तुम्हारा के मैक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन में सबसे मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कौन है? जिसकी जो एसटी बाय लैम्डा माइनस 5, जिसकी इसकी स्टोरिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी। ये जो टेल दिख रहा है ना, ये टेल दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मैक्स होता है, क्योंकि इसको ई वी नॉट से इक्वेट करोगे, इसको ई वी नॉट, ई तो एक कांस्टेंट है, ई वी नॉट से इक्वेट करोगे, वी नॉट है स्टोरिंग पोटेंशियल, ये के मैक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ये नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल होता है। 1000 को हम 2000 कर दें, इस केस में जो हम डायग्राम बनाए थे, अगर हम 1000 को कर दे 2000, फ्रीक्वेंसी सेम रखे, तो क्या होगा? क्या सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन अभी सेम रहेगा? क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन अभी सेम रहेगा? क्योंकि एच न्यू सेम है और वर्क फंक्शन सेम है, होगा ना? Yes, sir. पहले हो सकता था कि के मैक्स के साथ आउट ऑफ 1000 इलेक्ट्रॉन जो निकला, 2 इलेक्ट्रॉन पास के मैक्स था, मान लेते हैं पहले 1000 में से 2 इलेक्ट्रॉन पास के मैक्स था, अब 4 के पास होगा, बट उस के मैक्स तो सेम है ना अभी, तो के मैक्स सेम रहेगा। याद रखना, के मैक्स किस पे डिपेंड करता है? एच न्यू और 5 पे। तुम्हारा एच न्यू भी सेम है, 5 भी सेम है। के मैक्स इंडिविजुअल है, के मैक्स अकेले अकेले का देखते हैं, लेकिन ये 1000 से 2000 होगा। अब जब इसका सैचुरेशन वैल्यू आएगा, कितना पूरी चल रहा है? 2000 पूरी चल रहा है पर सेकेंड, पहले 1000 पूरी चल रहा था, पूरी का साइज वही है, याद रखना। तो यहां पर क्या होगा? 2000 जब होगा तो यहां पर के मैक्स यहां पर सेम रहेगा, सैचुरेशन फोटो करंट डबल हो जाएगा, होगा ना? समझ रहे हैं? और अगर हम 1000 को सेम रखें, हम म्यू को कर दे 2 म्यू, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स 1000 सेम रखें, तो क्या होगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितना पहले निकल रहा था, लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेगा। तो के मैक्स, तो याद रखना इस केस में सैचुरेशन फोटो करंट सेम रहेगा, क्योंकि 1000 ही निकलेगा ना मैक्सिमम। Yes, sir. देखो, अगर एक फोटोन 20 फोटोन के बराबर है,
अगर एक फोटोन 20 फोटोन के बराबर है, एक फोटोन के पास एनर्जी जो 20 फोटोन के बराबर है, लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और 20 फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन निकालेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, हालांकि उसकी कार्डियस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसे के मैक्स ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ज्यादा होगी। इसको हम फिर से बता रहे हैं, समझो। जो समझाए हैं, जितना समझाए हैं अच्छे समझ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ चीजें समझ लो, उसको पहले हम ये समझो, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे होते हैं, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे होते हैं ना। उन ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए तुमको ज्यादा मेहनत करने का काम नहीं, तुमको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना है। क्या रखना है? तुमको ये तो याद ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है h-5, जिसको आप hc बाय लैम्डा -5 भी कह सकते हो, होती है ना। Yes, sir. इसको आप लिख सकते हैं k मैक्स को क्या लिख सकते हो? eV0 लिख सकते हो ना, और k मैक्स को लिख सकते हो हाफ m v मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हो ना। कोई डाउट? k मैक्स h-5, दैट इज hc बाय लैम्डा, h कह सकते हैं hc बाय लैम्डा 5, और k मैक्स को इक्वल टू कर देते हैं स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल eV0 और हाफ m v मैक्स स्क्वायर। अब समझो, इसमें 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 ग्राफ बनता है, इसमें इसमें तो बन चुका है, इसमें 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 ग्राफ बनता है। 1 2 3 4 5 है ना। 5C2 5C2 कितना हो गया? 5 × 4/2। 10 ग्राफ तो वैसे ही बनता है, 10 ग्राफ तो यहां बनता है अपार्ट फ्रॉम सैचुरेशन फोटो करंट वाला। जैसे तुम जानना चाहते हो कौन कौन सा ग्राफ तुम जानना चाहते हो, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, पहला ग्राफ। दूसरा जानना चाहते हो के मैक्स 1 बाय लैम्डा। तीसरा जानना चाहते हो, और याद कुछ भी नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है, लैम्डा। तुम जानना चाहते हो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुमको भी याद नहीं होना चाहिए। के मैक्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। मैं जानना चाहता हूं वी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैं जानना चाहता हूं वी मैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा। मैं जानना चाहता हूं वी मैक्स वर्सेस लैम्डा। मैं जानना चाहता हूं एच न्यू फ्रीक्वेंसी, और इसका ले लिया, वी नॉट का ले लिया, नहीं लिया, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी ग्राफ निकालना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, और तुमको ये पता है तो सब कुछ पता है। तुमको जो भी दो चीज पूछा गया है, एच न्यू और के मैक्स, इक्वेशन क्या है बताओ? ये के मैक्स और न्यू, ये है ना इक्वेशन, ये है ना। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। Yes, sir. Yes, sir. Positive slope edge. ये ग्राफ बनेगा। इनफैक्ट यहां से यहां तक ये 0 होता है, यहां से यहां तक के निकलता ही नहीं है, जब तक एच न्यू की वैल्यू इससे बड़ी नहीं होगी निकलता नहीं। बट इसको एक्सट्रापोलेट करोगे, इसका स्लोप कितना आएगा? एच H.
और ये इंटरसेप्ट क्या होगा? -5. -5 होगा। Yes, sir. Yes, sir. स्लोप एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्लोप एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और फाई मेटल डिपेंडेंट है। जैसे अगर दो मेटल पे गिराओगे, और ये तो मेटल 1 के लिए हो गया, मेटल 2 लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरसेप्ट बदल जाएगा, बदलेगा ना। Yes, sir. और इसको दूसरा मेटल लोगे, ये आ गया 5' पे, ये है मेटल 1, ये है मेटल 2। चलो Kmax वर्सेस 1 बाय लैम्डा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, फिर से वही चीज, ऐसे ऐसे देखो, y इज इक्वल टू Kmax इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ hc माइनस c। स्लोप कितना होगा बताओ? 1 बाय लैम्डा, सॉरी hc, स्लोप होगा Yes, sir. अगेन यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट कितना होगा? -5 और -5'। अगर मेटल अलग अलग है, ये मेटल डिपेंडेंट होता है, ठीक। Kmax वर्सेस लैम्डा, Kmax वर्सेस लैम्डा कैसे निकालेंगे बताओ? ये दोनों का ग्राफ कैसे निकालेंगे? तो क्या लिख सकते हैं हम? Kmax प्लस 5, Kmax प्लस 5 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू hc। Kmax, इन दोनों को देखो, Kmax प्लस 5 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू hc, सही है? Yes, sir. अब तुम जानते हो ग्राफ कैसे, अगर Kmax इंटू लैम्डा कांस्टेंट होता, अगर Kmax इंटू लैम्डा कांस्टेंट होता तो ग्राफ बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बनता ना? Yes. अगर Kmax इंटू लैम्डा कांस्टेंट होता तो बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन यहाँ Kmax प्लस 5 है, यानी Kmax का ओरिजिन शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया? -5 पे। देखो ये Yes, कौन sir. सा? ये Kmax इंटू लैम्डा इज कांस्टेंट है ना, बट तुम्हारे केस में है Kmax प्लस समथिंग, यानी तुम्हारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। कहां? जहां Kmax प्लस 5 0 है, यानी Kmax प्लस 5 0 मतलब क्या हो गया? Kmax प्लस 5 0 मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है Kmax इज इक्वल टू -5, Kmax इज इक्वल टू -5, Kmax इज इक्वल टू -5 कहां होगा? यहाँ पे होगा ना। नीचे. Yes, sir. इसको ओरिजिन मान के ग्राफ प्लॉट कर दो, इसको ओरिजिन मान के। तो जब किसी फंक्शन में y इक्वल टू fx होता है और y माइनस k इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h, अगर y इक्वल टू fx का तुम ग्राफ जानते हो, अगर y माइनस k इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ h k को अल्टरनेट ओरिजिन मान के वही ग्राफ बनाना होता Yes, है ना। sir. पढ़ा. Yes, sir. यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर ये, यहाँ इसको ओरिजिन मान के इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, ग्राफ तो ऐसा आएगा, लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो ऐसा आएगा, यहां से यहां तक, फिर यहां, ये तुम्हारा ग्राफ होगा। एक पर्टिकुलर लैम्डा से ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर लैम्डा से ज्यादा होगा, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। जब तक लैम्डा इसके नीचे नहीं आएगा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा, होगा ना, समझ रहे हो ना। जब तक लैम्डा एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ना हो या फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर से ज्यादा ना हो, जब तक लैम्डा एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ना हो, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं हम लोग? इस फाई को इक्वेट कर देते हैं किससे? hc बाय लैम्डा नॉट से या h म्यू नॉट से। इनको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ इससे कम होगी या फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। सही है ना? Yes, sir. तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं कोई भी ग्राफ याद नहीं किया हूं, मुझे ये चीज याद है, मैं सब कुछ कर दूंगा। तुम कोई भी ग्राफ दोगे, मैं उन दोनों का रिलेशन से ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन और यही सब होता है, हाइपरबोला। Kmax और V नॉट, सिंपल, Kmax और V नॉट स्ट्रेट लाइन, Kmax और V नॉट, स्लोप इज E या 1/E जो भी है। Kmax, Vmax और म्यू, Vmax और म्यू, इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा क्या? इन दोनों ग्राफ पैराबोला होगा? Yes, sir.
वी मैक्स का स्क्वायर नहीं है, वी मैक्स है, एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, क्वाड्रेटिक होना है। कैसा होगा क्वाड्रेटिक बताओ? क्वाड्रेटिक तो होगा, वी मैक्स का स्क्वायर ही नहीं, इस तरह से ऐसा बनेगा शायद मेरे ख्याल से। ये पैराबोला इस तरह से बनेगा, यहां से यहां तक 0 होगा, सही है? ये और ये कर लोगे प्लॉट कि मैं करके दूं? अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी काइनेटिक एनर्जी क्या रही? नेगेटिव, पॉसिबल ही नहीं है। यहां म्यू नॉट के बाद तो ये स्टार्ट होगा, या तुम इसको शिफ्ट कर लो या इसको शिफ्ट कर लो। इसको लिख सकते हो तुम हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सॉरी म्यू इंटू, तुम लिख सकते हो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी म्यू इंटू एच माइनस 5 बाय, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी म्यू नहीं, एच टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 5 है, सही है? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच ले लो कॉमन, म्यू माइनस 5 है, सही है? सही है ना? यस सर। तुम जानते हो ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच म्यू, तो ऐसा ग्राफ बनता। अगर वी मैक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है म्यू, क्योंकि वी मैक्स का स्क्वायर है, वी मैक्स का स्क्वायर है, इसकी सिमेट्री म्यू के अबाउट होगी, ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन तुम्हारा ओरिजिन जो है शिफ्टेड है, कहां पे? 5/h पे। ये क्या हो जाएगा? 5/h पे होगा ना, प्लस 5/h पे, वहां से ग्राफ बना दो। वी मैक्स और 1/λ कैसा ग्राफ आएगा? कर सकते हो कि मैं करूं? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अच्छा 1/λ है ना, ये Yes, पैराबोला sir. है। वी मैक्स और 1/λ, देखो वी मैक्स का स्क्वायर है और 1/λ का पावर 1 है ना? यस सर। तो सिंपली जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या था? c/λ था ना? यस सर। तो ऐसा ही ग्राफ आएगा यहां भी, ऐसा ही ग्राफ यहां भी आएगा, ओके सही है सर। ना? वो सब कर सकते हो, उसका लेवलिंग तुम लोग देखना, क्योंकि मुझे जो मेन चीज बताना वो यही है कि कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक? तो मुझे बहुत कुछ बताना है। वी मैक्स ये हो गया, वी मैक्स लैम्डा को लोगे तो कैसा आएगा? वी मैक्स का स्क्वायर इंटू लैम्डा कांस्टेंट, ऐसा बनना चाहिए था ग्राफ, कुछ ऐसा, वी मैक्स का स्क्वायर इंटू लैम्डा। लेकिन ये उस साइड चला जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, शिफ्टेड होगा ये ग्राफ, शिफ्टेड होगा ये ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा? सब बनाओगे, हम कोई ग्राफ बना सकते हैं, बट ग्राफ प्लॉटिंग तुमको जानना चाहिए, ठीक है? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एफसी व लैम्डा होता सिर्फ, यानी वी मैक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा कांस्टेंट होता, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने में होता, क्योंकि जब लैम्डा टेंडिंग टू 0 होगा तो वी मैक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, जब लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा वी मैक्स टेंडिंग टू 0 जीरो होगा। और इसमें तुमने 5 डाल दिया, अब तुमने इसमें क्या किया? 5 डाल दिया, इसका मतलब है कि तुमने इसमें क्या किया? घटा दिया। अब तुमने इसको घटा दिया, तो जब तक लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होगी, जब लैम्डा की वैल्यू होगी टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आएगा ना? देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जब तुम लैम्डा दोगे, जब एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जब तुम लैम्डा दोगे, जब लैम्डा की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। जब लैम्डा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा, ये टर्म क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना? जब लैम्डा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा, तो ये पूरा टर्म एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे लैम्डा जब उससे कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा पॉजिटिव, और जब लैम्डा टेंडिंग टू
जीरो होगा, जब लैम्डा टेंडिंग टू जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू क्या होगा, स्पीड टेंडिंग टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तुमको सारी चीजें याद रखनी है। अगर स्टॉइंग पोटेंशियल इसमें प्लॉट करोगे तो क्या आएगा बताओ? स्टॉइंग पोटेंशियल की का फार्मूला और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है बताओ? V नॉट इज इक्वल टू h बाई ई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस 5/e, सही है? Yes, V नॉट sir. h बाई ई, तो ये भी फिर से एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्लोप इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कितना, h बाई ई, स्लोप है h बाई ई और इंटरसेप्ट है -5/e और -5'/e। अगर मेटल अलग अलग है तो मेटल अलग अलग है, ठीक, तो तुम ऐसा कर सकते हो। अब समझो इस चीज को, ये तो एक ग्राफ हो गया। अब हम उस सैचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब उस सैचुरेशन करंट की बात, मिटा दें इसको। तुम लोगों को आज की क्लास के बाद सारे क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एससी और वर्कबुक से बनाने हैं और प्रीवियस ईयर जेईई भी। अब इसमें जो है तुमको मैं एससी और से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर दूंगा, बाकी से तुमको बनाना हो। एक दो बात हम पॉइंट बताना चाह रहे हैं। पहला, हमने तो क्या बताया था कि इस टाइप की ग्राफ जो होती है, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज V, एक ग्राफ मान लो इस टाइप से, एक ग्राफ इस टाइप से और तीसरी ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, ये ग्राफ 1, ये ग्राफ 2, ग्राफ 3, 1 2 3, ये तीन ग्राफ है। समझो इस बात को, K max of 3 is lesser than K max of 2 is lesser than is equal to K max of 1, सही है? K max थर्ड में और K max थर्ड में इसके प्रोपोर्शनल है और K max 2 और 3 का इसके प्रोपोर्शनल, सही है? सही है कि नहीं? ये K max के प्रोपोर्शनल होता है, ये E V नॉट जो होता है प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू K max होता है, ये इक्वल टू K max होता है ना? Yes, sir. इसका मतलब है h mu3 minus phi3 is less than h mu2 minus phi2 is equal to h mu1 minus phi1। ये आप कह सकते हैं गारंटी के साथ, ये आप कह सकते हैं गारंटी के साथ। क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और ये K max का ये रिलेशन। अब मैं आपसे ये कहूं कि तीनों का फाई सेम है, तीनों का फाई सेम है, तो और तीनों का फाई सेम है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, वर्क फंक्शन होगा ना? एग्रीड? आवाज क्यों नहीं आ रहा तुम लोग? Sir. सही है? Yes, sir. अगर फ्रीक्वेंसी सेम दे दूं और पूछूं वर्क फंक्शन कंपेयर करो, या अगर वर्क फंक्शन सेम दे दूं, मेटल सेम है, तो पूछो फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो, तो उल्टा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर वर्क फंक्शन सेम है तो जो जिस इनइक्वालिटी में और वर्क फंक्शन सेम है और वर्क फंक्शन सेम है तो जिस इनइक्वालिटी में ये है उसी ट्रेंड में फ्रीक्वेंसी भी होगा, यानी लैम्डा उसका उल्टा होगा। एच न्यू क्या लिखेंगे, hc/λ3। याद रखना, ये सब पूछेगा तो मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था। पहला। दूसरा इसके नंबर ऑफ फोटोन
और इसमें नंबर ऑफ फोटोन जो है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड, falling per second, that is n2 n3 is equal to n2 and that is less than n1 होगा. This is proportional to number of photons falling per second, not on the energy of the photons. याद रखना. ठीक है, ये बताओ. एक ब्लू लाइट है और एक रेड लाइट है. ये 100 वाट का है और ये 100 वाट का है और तीसरा रेड लाइट है जो 50 वाट का है और ये पूरा एक प्लेट पे गिर रहा है. दे फॉल ऑन सेम प्लेट, दे फॉल ऑन सेम प्लेट. उसी ग्राफ कैसी बनेगी? इसका नाम दे रहे हैं 1, इसका दे रहे हैं 2, इसका दे रहे हैं 3. मान लो ब्लू का बना रहे हैं, मान लो ब्लू का ऐसे बना दिया, ये मैंने 1 का बना दिया, और ये 2 का बनाना है. पहले बताओ 2 का ये पॉइंट इसके लेफ्ट या राइट? 2 के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट इसके लेफ्ट या इसके राइट? कहां स्टार्ट कर, यहां से या यहां से? इसकी एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? इसके फोटोन की एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? फोटोन ऑफ रेड इज मोर एनर्जेटिक एज कंपेयर टू ब्लू और लेस एनर्जेटिक? लेस ना? Yes, sir. Yes, sir. Wavelength कम. तो यहां से स्टार्ट होगी, इसको स्टार्ट यहां से होना है, रेड को स्टार्ट यहां से होना है, ब्लू तो यहां स्टार्ट हुआ था क्योंकि ब्लू में इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है. वर्क फंक्शन सेम है, उसका के मैक्स ज्यादा था, उसको रोकने में ज्यादा वोल्टेज का काम था. रेड के केस में उसका पोटेंशियल कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, एनर्जी उसके कम होता है, वो कम एनर्जी लेके दौड़ता है पेड़ को खाने के बाद, तो उसको रोकने के लिए भी कम वोल्टेज चाहिए. अब बताओ नंबर ऑफ फोटोन, इन दोनों का कंपेयर करो, किसका कम किसका ज्यादा? पहली बार. दोनों रेड में ज्यादा है Yes, sir. क्योंकि इसको बराबरी करना है. इसका ज्यादा है कि इस तरह से जाएगा, समझ गए? नंबर ऑफ फोटोन इन दिस इज मोर, इसके पास एनर्जी ज्यादा है इसलिए क्राउड का साइज कम है. इसके पास एनर्जी कम है बट उसकी बराबरी करना है, टोटल में बराबरी करना है, इसमें क्राउड का साइज बड़ा, ये ज्यादा फोटोन दे रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा. इसके केस में, इसके केस में यहां से यहां तक में रेड है, होगा ऐसा? इसका हाफ होगा, जितना हाइट इसका उसका हाफ होगा हाइट. समझ रहे हैं? अगला अगला जब हम लिखते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस लेमडा या एच सी माइनस लेमडा. ये जो v होता है, ये v होता है, ये स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट होता है, नॉट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दिस इज द v max is the speed of electron with respect to plate, not with respect to ground. इसीलिए अगर किसी मूविंग प्लेट पे लाइट गिराओगे, अगर किसी मूविंग प्लेट पे लाइट गिराओगे तो होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन with respect to ground. The velocity of electron
विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट, जो तुमको यहां से मिलेगा आइंस्टाइन की इक्वेशन से, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेट सेट टू ग्राउंड। ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ रहे हो? एक प्लेट नीचे आ रहा है, एक प्लेट गिर रहा है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। उस पर लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन ऊपर निकला, किस स्पीड से? 6 मीटर पर सेकंड से। इमेजिन करो, एक प्लेट गिर रहा है और प्लेट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, उस पर लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला ऊपर की तरफ, स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड टू प्लेट। तो ग्राउंड फ्रेम में उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिखेगी 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर एक प्लेट गिर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और इस पे एक लाइट गिरा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, अकॉर्डिंग टू योर आइंस्टाइंस इक्वेशन, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ विद रेस्पेक्ट टू प्लेट। तो इसकी नेट स्पीड ग्राउंड फ्रेम होगी 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, होगी ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगला चीज ये सब जो है समझ लो। अगर तुमसे मैं कभी ये पूछूं, कि मान लो ये एक मेटल है और यहां पर एक फोटोन गिर रहा है एच न्यू की वैल्यू दी हुई है, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हम कह रहे हैं मान लो कि हर कोलिजन पे इलेक्ट्रॉन 50% एनर्जी लूज कर रहा है। लेट अस सपोज लेट एट ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन loses 50% of its kinetic energy. Find minimum collision after which it would not come out. Find minimum collisions after which electron is unable to come out, or find maximum number of collisions up to which electron can still come out. तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको एनर्जी दे दोगे, थर्टी टू मिल गया इसको, 32 मिल गया। अब ये मूव कर रहा है, पहला कोलिजन यहां करेगा ना, क्या बच जाएगा इसके पास? 16 बच जाएगा। फिर सेकेंड कोलिजन करेगा ना, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। फिर कोलिजन करेगा, थर्ड कोलिजन करेगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो अब पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन जिसके बाद वो नहीं निकल पाएगा। तीसरा Third collision. यहां तक सेकंड तक निकल रहा है, ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन जिसका नहीं निकल पाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन जब तक वो निकल पाएगा, ये Second collision. इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा 2। सही है? Yes, sir. सेकंड कोलिजन तक अभी चांस है निकलने का, थर्ड कोलिजन कर लिए तो नहीं निकलेगा। ठीक है ना?
इन जनरल याद रखना, एच न्यू इंटू जो भी फ्रैक्शन वो लूज कर रहा है या जो उसके बच रहा है, जो फ्रैक्शन बच रहा है, फ्रैक्शन रिमेनिंग, मान लो मैं कह रहा हूं कि वो 10% लूज कर रहा है, यानी 90% बच रहा है उसके पास, तो 10% लूज कर रहा है तो फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा 0.9। 10% लूज कर रहा है, फ्रैक्शन रिमेनिंग का मतलब क्या बताओ? फ्रैक्शन रिमेनिंग का मतलब है 1 माइनस फ्रैक्शन लॉस, यही ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं हर कोलिजन में 40% लूज कर रहा है, यानी हर कोलिजन के बाद पिछले का 60% बच रहा है, 0.6 टू द पावर n, टू द पावर n। n क्या है? कोलिजन, पहला कोलिजन बाद इतना बचा, दूसरे में फिर इसका हो गया इतना टाइम्स, जैसे मान लो 1/3 लूज कर रहा है, पहला कोलिजन किया 1/3 हो गया, दूसरा किया 1/3 का फिर 1/3 हो गया, जो बच रहा है। दिस शुड बी, जब अगर ये वैल्यू जब तक 5 से बड़ा है तब तक निकलने का चांस है, जब ये वैल्यू 5 से छोटा हो जाएगा तो नहीं निकलने का, होगा ना? Yes, sir. और ऐसे केसेस में तुमको लॉग लेके निकालना पड़ सकता है n का वैल्यू, क्योंकि n का वैल्यू आएगा फ्रैक्शनल कहीं बीच में, तो तुमको ये समझना है कि वो दो, जैसे 3.2 आ रहा है तो 3 और 4, 3 तक निकल सकता है, 4 में नहीं निकल पाए, तो यहाँ n की वैल्यू हम फ्रैक्शनल में इस तरह से निकाल, ठीक है। अगला देखो, अगर कभी ऐसा हो इंटेंसिटी को बढ़ाने का दो तरीका होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है n इंटू एच न्यू। n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये होता है ना। एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, होता है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने का दो तरीका है। अब याद रखना, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है सैचुरेशन फोटो करंट। सैचुरेशन फोटो करंट n पे डिपेंड करता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल या k मैक्स इस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर तुम n को डबल कर रहे हो, सोचो हम इंटेंसिटी को हम एक नई वैल्यू ले रहे हैं, n को कर देते हैं, हम n को कर देते हैं n/4 या n/2 और फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं 4 म्यू। इंटेंसिटी बढ़ गई कि घट गई? बताओ, इंटेंसिटी बढ़ गई कि घट गई? जल्दी बताओ, इंटेंसिटी बढ़ गई? इंटेंसिटी बढ़ गई तो इसको हाफ किया, इसको 4 टाइम्स किया, तो इंटेंसिटी क्या हो गया? डबल हो गया। लेकिन सैचुरेशन फोटो करंट हाफ हो जाएगा। इंटेंसिटी डबल बट सैचुरेशन फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सारे बुक में गलत लिखा हुआ है, आईटी से पूछता है, वहीं जाके लोग फंसते हैं। इंटेंसिटी डबल हो गई, लेकिन इंटेंसिटी डबल होने का कारण एन, हमको बस ये देखना है एन बढ़ा कि घटा, क्योंकि सैचुरेशन फोटो करंट एन पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सैचुरेशन फोटो करंट इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है? अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखा जाए तो। मेन एन है, यूनिवर्सल एन है, तो एन घट गया तो इंटेंसिटी डबल हो गया, बट आई सैचुरेशन हाफ हो जाएगा। समझ रहे ना? Yes, sir. अरे जितना ये था सब मिला के एक ही फोटोन को दे दो, जितना इसका टोटल एनर्जी था सबका मिला के एक ही फोटोन को दे दो, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक ही ना। और अगर इसको और यहाँ पर के मैक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला, अगर मैं कभी पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिराऊं, अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिराऊं मतलब मैं क्या करूं, यहां दो फ्रीक्वेंसी गिराऊं, लैम्डा गिराऊं 100 नैनोमीटर और लैम्डा गिराऊं 200 नैनोमीटर। मैं लैम्डा 100 और 200 नैनोमीटर गिराऊं और फाई की वैल्यू दी हुई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा?
ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका के मैक्स कितना होगा बताओ? hc by lambda minus 5, that is 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 100 नैनोमीटर, ये ना -5 कितना दिया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया बताओ? 12.4 minus 3, 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। Yes, sir. ये इसका के मैक्स है। इसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स क्या होगा? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय 200 नैनोमीटर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा बताओ? इसका हाफ हो जाएगा, 12.4, 6.2 -3, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सही है जी? Yes, sir. अब देखो ये जो है इसका के मैक्स इतना है और इसका के मैक्स इतना है। आपसे पूछेगा इस कॉम्बिनेशन का स्ट्रॉइंग पोटेंशियल क्या है? इस कॉम्बिनेशन का स्ट्रॉइंग पोटेंशियल क्या है? तो ये अपना मैक्सिमा है, ये अपना मैक्सिमा है, ये अपना मैक्सिमा है। ग्लोबल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा का भी मैक्सिमा, सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ये होगा ना? Yes, sir. ये रुक गया, ये पक्का रुक जाएगा। इसका स्ट्रॉइंग पोटेंशियल होगा 9.4 वोल्ट, कितना? उन सारे कॉम्बिनेशन में जो सबसे एनर्जेटिक फोटोन है, जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो डिटरमाइन करेगा ओवरऑल स्ट्रॉइंग पोटेंशियल क्या है। तो इसका इस कॉम्बिनेशन का स्ट्रॉइंग पोटेंशियल होगा, इस मिक्सचर का स्ट्रॉइंग पोटेंशियल होगा कितना? 9.4। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है समझ लो। इस क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है, दो तरीके से पूछते हैं। हम कहते हैं ये एक मेटल है और इस पे एक वेव गिर रहा है जो कि मिक्सचर है, और इसकी इक्वेशन दी है E = E0 sin 2 pi into 10⁻15 hertz into t plus sin 2 pi या 4 pi into 10⁻15 hertz into t। समझो, E = E0 sin ω1t प्लस sin ω2t। तो इसका ω1 कितना है बताओ? 2 pi into 10⁻15 है। ω2 कितना होगा बताओ? 4 pi into 10⁻15 होगा। सही है ना? अगर ये प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा है, अगर यहाँ प्लस या माइनस है, साइन हो कॉस हो मैटर नहीं करता है, बट प्लस होना चाहिए। एक क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी साइन ω1t प्लस साइन ω2t प्लस साइन ω3t, इसका मतलब उसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, ω1 ω2 और ω3। इसका तुम ये निकालो, μ1 कितना हो जाएगा? ω/2 पाई। फ्रीक्वेंसी होता है ω/2 पाई, होता है ना? दिस वुड बिकम 10⁻15 हर्ट्ज μ1, और μ2 कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा। Yes, sir. इस मिक्सचर में दो फ्रीक्वेंसी है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज और ये हर्ट्ज। अब बताओ मैक्सिमम कौन इमिट करेगा, ये या ये? दोनों में ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है ना? Yes, sir. इसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स निकाल लो, इसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स निकाल लो, वही स्ट्रॉइंग पोटेंशियल देगा। तो समझ लो तुम्हारा इस केस में जो के मैक्स ओवरऑल आएगा, जो के मैक्स ओवरऑल आएगा वो आएगा h × μ2 - 5। इससे ज्यादा ये देगा। इसको तुम किसके लिख दोगे? EV0 ओवरऑल लिखोगे ना? जब भी प्लस या माइनस के टर्म में लिखा हो, E1 sin ω1t प्लस E2 sin ω2t प्लस E3 sin ω3t, तुमको E1 E2 से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है?
ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा, उसमें जो सबसे मैक्सिमम है वो अपना सबसे वैल्यू ज्यादा होता है। पहली बात। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है, ये तो ऐड किया हुआ है ना, तो हमको हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए। अगर हम इसी को इस तरह से लिख देते हैं, E इज इक्वल टू 2E0 साइन A प्लस B बाई 2, कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू 10⁻15 हर्ट्ज कॉस पाई इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्या दोनों सेम चीज है? क्या ये दोनों सेम चीज है? साइन A प्लस साइन B, 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2, सही है ना? Yes, sir. क्या ये दोनों सेम चीज है? यहां हमने इसको एडिशन फॉर्म, यहां अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है तो रूट तो डायरेक्ट मत लगाना, ये मत कहना ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 है। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके तुम उसे कंपोनेंट ओमेगा निकाल के तब क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये एसयूएम में से 3 क्वेश्चन है। वर्कड आउट में लास्ट क्वेश्चन, बाकी 2 और भी है, हम अभी भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। ठीक, अगली क्लास में हम बताएंगे मैटर वेव्स क्या होता है, डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, और पहले पेपर डिस्कस करेंगे, टेस्ट पेपर, और फिर बताएंगे डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ओके, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.